Our next topic of in C++ is constructor and destructor. Then see the definition. Constructor is a function which execute automatically when object is created. कंस्ट्रक्टर भी एक्चुअली में क्या है, एक फंक्शन ही है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर भी जो क्या है, एक फंक्शन ही है, और वो फंक्शन आपका बेसिकली कब एग्जीक्यूट होगा, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब कि जैसे नॉर्मल हम क्लास या क्लासेस के अंदर फंक्शन बनाते हैं, तो ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब हम इनको कॉल करते हैं। पर कंस्ट्रक्टर एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन है जो कि आपका अपने आप एग्जीक्यूट होगा जैसे ही उस क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कोई फंक्शन कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है, इसके लिए कुछ रूल चलते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपका दो रूल लिखे हुए हैं। पहला रूल ये है कि कंस्ट्रक्टर नेम इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो नाम होगा वो नाम वही होना चाहिए जो आपकी क्लास का नाम है। तो ये कंस्ट्रक्टर की एक बेसिक पहचान होती है। यदि क्लास का नाम आपने जो दिया है, फंक्शन का नाम भी आपने वही दिया है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट एक रूल है कि इट हैज नो रिटर्न टाइप। इट हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि फंक्शन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि फंक्शन जो है किसी न किसी तरह की वैल्यू रिटर्न करता है। इवन फंक्शन यदि वैल्यू नहीं भी रिटर्न करता है तो हम उसमें वॉइड लिखते हैं कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। पर इट हैज नो रिटर्न टाइप, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इवन वॉइड। तो वॉइड भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमको रिटर्न टाइप उसका मेंशन करना ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है कुछ कंस्ट्रक्ट करता है या ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली कुछ क्रिएट नहीं करता है, जबकि कंस्ट्रक्टर क्या है कि फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है जब भी उस क्लास का क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्ट होने पे ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसका एग्जांपल। एक जैसे लिखा है, एक क्लास बनाई माय, और क्लास के अंदर हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसका नाम भी क्या है, माय। तो ये माय जो है ये आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा। कैसे इसको पहचाना, क्योंकि पहले पहचान ये है कि आपका देखिए जो क्लास का नाम क्या है, माय, और फंक्शन का नाम भी क्या है, माय। और दूसरी पहचान क्या है कि इसमें रिटर्न टाइप हमने कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन मतलब वहाँ प्रोग्राम कुछ लिख सकते हैं। फिलहाल एग्जांपल है तो जस्ट हमने एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया है, कंस्ट्रक्टिंग माय। इसके अलावा हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया है। दूसरा फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन है। और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वेलकम। अब देखिए, मेन के अंदर हमने माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा आपका क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। हमने इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किया, ये क्या कॉल होगा, इम्प्लिसिटली कॉल होगा या ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और आपका ये फंक्शन कॉल हो गया। और इसके बाद हमने obj.disp लिखा, तो obj.disp लिखने से आपका डिस्प फंक्शन कॉल होगा और वेलकम प्रिंट होगा। मतलब कि माय फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट बनने पे कॉल होगा, और डिस्प फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम उसको कॉल करेंगे। तो नॉर्मल फंक्शन के ऊपर आपका कंट्रोल होता है कि आपको उसको प्रोग्राम में कब कॉल करना है, कितनी बार कॉल करना है, आप कर सकते हैं। जैसे obj.disp यहाँ लिखा है, तो इसको मैं यदि obj.disp लिखो तो फंक्शन 2 बार कॉल हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका कब कॉल होगा, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे ऊपर नहीं रहता है कि ये कब कॉल करना है। और ये भी हो सकता है कि इस क्लास के मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो जितनी बार इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है ना। इस प्रोग्राम को हम बना के और चला के देखते हैं। तो C++ की फिर फाइल ओपन कर लेते हैं। my4 लास्ट टाइम my5 बनाई थी, ठीक है ना। इसलिए में हम चेंज कर लेते हैं, इसको सेव एज कर लें पहले my6 नाम से। तो यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की, क्लास my। पब्लिक my, यहाँ लिखा सी आउट
कंस्ट्रक्टिंग माय, कोई मैसेज दे सकते हैं। और हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है void disk, और यहाँ पे क्या लिख दिया, cout \n this is user defined function। उसके बाद हम मेन में गए, एम्प्टी रखना पड़ेगा। मेन में जाने के बाद हमने क्या किया, माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माय ओबीजे, और इसके बाद माय डॉट डिस्क। ठीक है, तो जो चीज हमने समझी थी वही लिखा हुआ है। अब इसको चला के देखते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, माय डॉट डिस्क, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम आएगा obj डॉट डिस्क। तो देखिए पहले मैसेज क्या आया, कंस्ट्रक्टिंग माय, और फिर मैसेज क्या क्या आया, दिस इज UTF। मतलब कि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तब आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और फिर जब फंक्शन को कॉल किया तब ये फंक्शन कॉल हुआ है। अब जैसे देखिए इस प्रोग्राम में सपोज मैं यहाँ पे नीचे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ माय क्लास का obj2। ठीक है, तब देखिए क्या होता है। देखिए कंस्ट्रक्टिंग माय आया, दिस इज UTF आया, और फिर क्या आया, कंस्ट्रक्टिंग माय। मतलब कि मैं जिस प्लेस पे ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जहां पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। तो यही हम बता रहे थे कि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे ऊपर, इसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता है। जितनी बार ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपका, जितनी बार ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। और जो बाकी अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको जहां चाहे, जब चाहे, जितनी बार चाहे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, कि जैसे मैं सपोज माय क्लास के एक एरे बना रहा हूँ, इसको मैं फिलहाल अभी डिसेबल कर दे रहा हूँ। माय क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, पर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या है, एरे है। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे आपके, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है ना, हमने ऑब्जेक्ट एज एन अरे देखा था, obj0, obj1, obj2, obj3, obj4, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे। तब देखिए क्या होता है, ये देखिए। तो यहाँ पे माय क्लास से कितनी बार ऑब्जेक्ट बने, 5 ऑब्जेक्ट बने हैं, तो 5 बार आपका ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होगा वो कॉल होगा, क्योंकि एक्चुअली में हमने एरे बनाया है पर ऑब्जेक्ट तो 5 बने हैं। 5 बार ऑब्जेक्ट बनेंगे तो 5 बार कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होगा वो कॉल होगा। तो अब यहाँ पे आती है बात कि कंस्ट्रक्टर का जो है वो यूज क्या है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली क्या यूज है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि आप चाहते हो कि प्रोग्राम स्टार्ट होने के जस्ट बाद एग्जीक्यूट हो जाए, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, तब हम उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करना। ठीक है ना, वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना मतलब कि जैसे आपको मालूम है किसी भी सीरीज का टोटल करना हो तो हम जो वेरिएबल लेते हैं टी या टीओ या सम, उसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा किससे, 0 से। यदि हम वेरिएबल लेते हैं, यदि हम प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल का, तो हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं 1 से। और भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम है, हमको अलग अलग वैल्यू से उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। पर इससे पहले हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि क्योंकि इनिशियलाइजेशन की बात है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया int a इज इक्वल टू 0 और int b इज इक्वल टू 0। सपोज प्रोग्राम में a और b हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि प्राइवेट है और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं एक्चुअली में ये बताना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन का यूज क्यों होता है या क्यों करना जरूरी है, या आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे।
तो यहाँ पे रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट, हाँ ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ बता रहे थे कि क्लास के वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना है, तो नॉर्मली हम क्लास के अंदर इनको इनिशियलाइज नहीं करते, हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे ए और बी वेरिएबल हैं, तो हम क्लास के अंदर क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू जैसे लिखा है 0 या 10 एंड बी इज इक्वल टू 20, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं ए और बी की वैल्यू, ए बैकस्लैश टी बी एंड बैकस्लैश एन। ठीक है, तो अब हम देखिए चला के देखते हैं प्रोग्राम को। तो पहले एक बार चला के देखते हैं इसको। यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, ये डबल कोट्स नहीं लगा एक, ये तो 1020 आ गया आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, देखिए जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, 2 वेरिएबल आपके डिक्लेयर होंगे, और क्योंकि पहले वेरिएबल्स को मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी, और उसके जस्ट बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि ए और बी की वैल्यू को क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। और इनिशियलाइज करने के बाद हमने जब डिस फंक्शन को कॉल किया है, तो डिस फंक्शन क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए नॉर्मली हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इस तरह का कंस्ट्रक्टर जो है इसको बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, इसको बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का काम आता है। तो अब आगे हम इससे कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला टाइप आपका ये हो जाएगा कि ये है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर में आगे, ये है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज्ड। तो जैसे कि हमको मालूम है कि कंस्ट्रक्टर भी एक्चुअली में है क्या, अल्टीमेटली एक फंक्शन ही है, और फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो इसमें आपके ए और बी जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, पब्लिक सेक्शन में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें कि ए और एक्स और वाई दो क्या दिए हैं, वेरिएबल आर्गुमेंट दिए हैं, जो कि वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे और कहाँ डाल देंगे, ए और बी में, और डिस फंक्शन इनको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के में ही देखते हैं इसको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई, और ए और बी की वैल्यू प्रिंट की। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा क्या कहलाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए जब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। क्यों एरर आएगी इस लाइन में, क्योंकि जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर हुए, और इसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्या चाहिए, 2 वैल्यूज जो कि यहाँ से नहीं मिल रही हैं। यदि कोई फंक्शन होता तो फंक्शन में तो जैसे डिस फंक्शन है, डिस फंक्शन में कोई वैल्यू पास करनी होती तो हम यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर सकते थे, या 2 वेरिएबल के नाम लिखते तो वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाती। तो कंस्ट्रक्टर को तो हम कॉल ही नहीं करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू कहाँ से पास करेंगे। तो यदि आपका कंस्ट्रक्टर देखिए क्या है, पैरामीटराइज है, तो जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसी केस में वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हम यहाँ से ही क्या पास कर सकते हैं इसमें, वैल्यूज। तो देखिए 10 और 20 जो 2 वैल्यू हो, यहाँ से आपकी हमको पास करनी पड़ेगी, या जो वैल्यू भी आपको लिखनी है, या कोई वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करा के पास करना चाहते हैं तो पास कर सकते हैं। तो अब देखिए एक स्टेप को हम फिर से देखते हैं कि सबसे पहले क्लास बनी, इसमें ए और बी 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए, मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका ऑब्जेक्ट बना, ए और बी 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए, और ऑब्जेक्ट ने किसको कॉल किया, कंस्ट्रक्टर को, और कंस्ट्रक्टर में 10 और 20 ये जो पैरामीटर के फॉर्म में कहाँ गए, एक्स और वाई में, और एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ चले गई, ए और बी में। इसके बाद हमने डिस फंक्शन को कॉल किया, तो ये ए और बी की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो पहले एक बार चला के देख लें इसको।
तो 1020 इसका आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप सोचो कि ए और बी में वैल्यू यहाँ पे डाल दूं मेन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि ए और बी वेरिएबल जो है इस क्लास के क्या है, प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट मेंबर की डेफिनेशन ये बोलती है कि प्राइवेट मेंबर जो है सिर्फ उस क्लास के मेंबर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास के बाहर उसको एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं। और उस क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसलिए क्या है कि हमको किसी फंक्शन में आर्गुमेंट की में वैल्यू डालनी पड़ेगी, और वो वैल्यू कहाँ जाएगी, आपकी ए और बी में। तो ये तरह का कंस्ट्रक्टर जो है आपका क्या हो सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं। तो ये सेकंड है, पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके बाद आता है ये है कंस्ट्रक्टर, जिसमें आता है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट एक वही है कि वी कैन क्रिएट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, वी कैन क्रिएट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन आवर प्रोग्राम, but the constructor argument must be differentiated on the basis of prototype. Constructor prototype must be differentiated on the basis of its argument. यदि प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है तो उनके आर्गुमेंट वाला पोर्शन जो है वो अलग होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है, ए बी सी तीन वेरिएबल लिए हैं, एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक्स वाई जेड तीन आर्गुमेंट हैं, और तीनों आर्गुमेंट की वैल्यू कहाँ जा रही है, ए बी सी में। इसके दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो कि दो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो x की वैल्यू a में डाल देगा, y की वैल्यू b में डाल देगा, और c की वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। और एक सम फंक्शन है जो कि रिटर्न कर देगा a b c का सम। इसके बाद आपका यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट वन बनाया तो दो वैल्यू पास की, दो वैल्यू पास की मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका पहला बनेगा, उसमें वेरिएबल देखिए obj1 जो ऑब्जेक्ट है तो है तो इस क्लास का, मतलब इस क्लास में कितने वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, 3। अब कंस्ट्रक्टर ने कितनी वैल्यू पास की, 2, तो x और y में गई जो की, और x की वैल्यू a में गई, मतलब a की वैल्यू हो गई 10, b की वैल्यू हो गई 20, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा, a प्लस b प्लस c, मतलब कि 10 प्लस 20 प्लस 0 दैट इज 30। और तो हम सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, 3 आर्गुमेंट। तो तीनों आर्गुमेंट कहाँ जाएंगे, एक्स वाई जेड में, और जो कि कहाँ स्टोर जाएंगे, ए बी सी में। और फिर सम फंक्शन कॉल करेगा जो कि ए बी सी का सम रिटर्न करेगा, जो कि कितना आएगा आपका 60। तो इसको हम यहाँ अपने एग्जांपल में बना सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर में हमने जैसे ये पास किया है और एक कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया सपोज ब्लैंक, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि ए की वैल्यू 0 कर देगा और बी की वैल्यू भी 0 कर देगा। तो अब इस प्रोग्राम हमारे कितने कंस्ट्रक्टर हो गए हैं, 2। एक कंस्ट्रक्टर 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, एक कंस्ट्रक्टर कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा तो वैल्यू एक्स और वाई में जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी में जाएगी, और जब आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 0। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट ए बनाया, और यहाँ पे फिर से माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj2, और इसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, और obj2 डॉट दिस फंक्शन को कॉल किया। तो पहली बार जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो देखिए क्या होगा, 1020 जाएगा कहाँ पे, एक्स वाई में, क्योंकि ये क्या होगा, प्रोग्राम में 2 कंस्ट्रक्टर हो गया, 2 कंस्ट्रक्टर हो गया मतलब कंस्ट्रक्टर की क्या हो गई, ये ओवरलोडिंग हो गई। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर की हो गई आपकी ओवरलोडिंग। और इसके बाद हम जब आर्गुमेंट पास करेंगे तो आर्गुमेंट के बेस पे डिफरेंशिएट कर लेगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर चलना है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, दोनों कंस्ट्रक्टर हैं। तो आर्गुमेंट पास किए इसलिए ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा, एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ जाएंगी, ए और बी में, और आपका आउटपुट कितना आएगा, 1020। दूसरी ओर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है obj2 नाम का, और कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ए और बी की वैल्यू कितनी कर देगा, 0 0, और फिर दिस फंक्शन कॉल करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा आपका, 0 0। देखिए चला के देखा, और यहाँ पे obj2 है ना, तो यहाँ पे obj2 से कॉल करना पड़ेगा, obj2। ठीक है ना, क्योंकि obj1 का कंस्ट्रक्टर है, obj1 जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो 1020 और बी में स्टोर होगा, obj2 जब कॉल होगा तो उसमें 0 0 स्टोर होगा। तो आपका आउटपुट आएगा 1020 और सेकंड टाइम आउटपुट आएगा 0 0। तो इसी लेक्चर को अपन कंटिन्यू करेंगे जिसमें कंस्ट्रक्टर का कुछ एग्जांपल और लेके और डिस्ट्रक्टर आगे पढ़ेंगे।